नमस्कार, विजय कुमार गोयल नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 2 IITian सरकारी। दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे कि मैंने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा है। शायद यही वर्तमान की जरूरत है, जीवन भर की तो नहीं, लेकिन वर्तमान की जरूरत मुझे यही लगती है। और आज के समय में ना तो हम a+b का होल स्क्वायर खोलने वाले हैं, ना ही बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर करके x का मान निकालने वाले। चलिए, अब वक्त हो चुका है फेस रिवील का और आपको यह दिखाने का कि मास्क रुमाल की सहायता से कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, ये हैंडमेड मास्क है जो आप लोग देख पा रहे होंगे और इसको मैंने एक रुमाल की सहायता से बनाया है। और देखिए, इसमें ये आप देख रहे हैं कि ये 2 हेयर बैंड है, ये 2 हेयर बैंड है, एक ये है और एक ये है। और अगर आपके पास अगर हेयर बैंड अगर नहीं है तो आप रबर बैंड से भी इसको इजीली बना सकते हैं। देखिए, मैंने क्या किया है, ये हमारे पास रुमाल है और मैंने इसको ऐसे मोड़ा, ठीक, और ऐसे मोड़ा, ठीक, और ये हमारा बन गया, ठीक, और ये हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 2 किनारों पर ये हेयर बैंड फंसा सकते हैं, ठीक, और एक हेयर बैंड हमने यहां पर ये इस तरीके से हमने फंसा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये जो 2 एजेस हैं इनको मोड़ लेंगे इस तरीके से और ये हमारा बन गया हैंडमेड मास्क। अब आपको मार्केट से कोई भी मास्क परचेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक, ये इस तरीके से बन गया और आपने पहन लिया। लेकिन अब इस चर्चा के विषय को आगे बढ़ाने के लिए मुझे ये उतारना होगा, ठीक, और इसको बनाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो कुछ करेगा ये बनने के बाद खुद करेगा, ठीक। आप लोग न्यूज़पेपर, टीवी, रॉयल लैब स्टैट्स, वर्ल्डोमीटर के माध्यम से आप जान पा रहे होंगे कि कोरोना वायरस के आंकड़े दिन प्रतिदिन आकाश को चूम रहे हैं। आज के समय में मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि खुल चुके हैं। भारत सरकार कई कोशिशों के बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर पा रही है। हम क्या करें? प्रश्न एक है, लेकिन जवाब, प्रश्न कई है लेकिन जवाब सिर्फ एक है, नियंत्रण। नियंत्रण के माध्यम से इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। लेकिन अगर यह नहीं है, नियंत्रण ही नहीं है, तो फिर मेरे कुछ सवाल हैं। मेरे वो सवाल ये है, क्या आपका जीवन दारू बिना गतिमान नहीं हो सकता है? क्या आपकी महीने भर की दारू से क्या वाकई अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी? क्या मित्रों के साथ मिलकर फौजदारी करना जरूरी है? क्या आप बिना फेस मास्क के आप सुरक्षित हैं? तो ये सब बातें हैं जिन्हें आपको नहीं करना है। इस चीज पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको दोस्तों का ग्रुप बना करके बाहर नहीं टहलना है और जो शराब के लिए जो लंबी लाइन लगती है उसमें भी आपको शामिल नहीं होना है। और ये मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी बातचीत को स्टूडेंट्स तक ही नहीं पहुंचा रहा हूं, और जो भी इस तरीके की गलत एक्टिविटीज करते हैं मैं उन लोगों तक भी इस बात को पहुंचा रहा हूं, ठीक। चलिए, अब हम बात करते हैं कोरोना अपडेट्स के बारे में। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये हमारे देश के संक्रमण के आंकड़े हैं, ठीक। केसेस हुए 2,98,283, मौतें 8,502, रिकवरी 1,46,973। और ये जो आंकड़े हैं मैंने अभी 2 मिनट पहले रॉयल लैब स्टैट्स के यूट्यूब चैनल से उठाए हैं। और इटली, स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी जैसे बड़े बड़े देशों को कोरोना वायरस के संक्रमण में हराकर भारत अब 4थे स्थान पर आ चुका है। उसके बाद भी ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसफर हो चुका है। कम्युनिटी ट्रांसफर का मतलब यह होता है कि सामुदायिक
तौर पर संक्रमण, यानी संक्रमण कब मिला, किससे मिला, जब इस बात की पुष्टि ना की जा सके तो इस प्रकार के संक्रमण को हम बोलते हैं कम्युनिटी ट्रांसफर से होने वाला संक्रमण। इसका मतलब तो यह है, अगर आईसीएमआर ये बात बोल रहा है कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसफर शुरू नहीं हुआ है, तो इसका मतलब तो यह है कि 3 दिन से जो लगातार भारत में 10,000 केस आ रहे हैं, तो इसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इन्होंने कर ली होगी। इससे तो और क्या, इससे तो भाई यही साबित होता है कि भारत में अगर कम्युनिटी ट्रांसफर अगर शुरू नहीं हुआ है, तो इसका मतलब तो जाहिर सी बात है यही है कि 10,000 केस में किसको 10,000 केस जो आए हैं उनमें किसको कैसे संक्रमण मिला है, इस बात की तो कोई पुष्टि हो नहीं रही है। अगर पुष्टि हो रही है तो कम्युनिटी ट्रांसफर नहीं है, और पुष्टि अगर हो पा रही है तो कम्युनिटी ट्रांसफर नहीं है, और नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये कम्युनिटी ट्रांसफर ही है। तो अब इसके बारे में थोड़ी सी और बात भी हम करते हैं। चलिए अब देखिए इस बीमारी के लक्षणों के बारे में बात करते हैं। तो लक्षण इस बीमारी के इस प्रकार हैं: सूखी खांसी, हल्का बुखार, पेट में दर्द होना और सांस लेने में तकलीफ इस बीमारी के लक्षण हैं। अगर इस तरीके की आपको तकलीफों से सामना करना पड़ रहा है तो आप तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करिए और घर पर आपके एम्बुलेंस आ जाएगी, ठीक है। और लोकल डॉक्टर से दिखाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोकल डॉक्टर के पास अगर जाएंगे और इन लक्षणों को आप एक्सप्लेन जब करेंगे तो वो अपना शटर बंद करके चला जाएगा। अब इस बीमारी की रोकथाम के उपाय मैं आपको बताता हूं। ज्यादा से ज्यादा घर पर ही रहें, अगर जरूरत है तो ही बाहर निकले, और जब भी बाहर निकले तो फेस मास्क लगा करके ही बाहर निकलें, ठीक। और कोशिश करें कि लोकेलिटी के शॉपकीपर से ही सामान खरीदें, क्योंकि देखिए जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं आपको उसका पेंडेमिक स्टेटस आपको पता होगा, उस लोकेलिटी के बारे में आपको जानकारी होगी, न्यूज़पेपर के माध्यम से या अदर सोर्सेस के माध्यम से आपको पता होगा कि जिस मोहल्ले में मैं रहता हूं उस मोहल्ले का स्टेटस क्या है, उस मोहल्ले में कितने लोग संक्रमित हैं या नहीं है। लेकिन अगर आप अपना मोहल्ला छोड़ करके आप 10 किलोमीटर दूर या 5 किलोमीटर की दूरी पर अगर आप कोई वस्तु अगर खरीदने जाते हैं तो उस जगह के बारे में आपको कोई भी निश्चित जानकारी नहीं होती है। और अगर आप बच्चे हैं और अगर आप फास्ट फूड खाने के शौकीन हैं तो फास्ट फूड खाने में आप इस तरीके का ध्यान रखें कि फास्ट फूड का सेवन आप गर्म ही फास्ट फूड आप खाएं, या तो वो जो फास्ट फूड होना चाहिए आपका वो आपका बेहतर तला हुआ होना चाहिए, या अगर वो मक्खन या घी द्वारा सिका हुआ भी होगा तो भी उसमें कोरोना वायरस के पाए जाने की संभावना जो होती है वो बहुत ही कम होती है। चलिए अब देखिए कोरोना वायरस के बारे में जितनी भी स्पीच मुझे देनी थी वो मैं दे चुका हूं, और अब हम इससे रिलेटेड थोड़ा सा इस पे जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनकी भी स्टडी हम लोग करें। नमस्कार दोस्तों, 2 IITian सरकारी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कोरोना वायरस के बारे में थोड़ा और डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो कोरोना वायरस के बारे में अगर बात की जाए तो कोरोना वायरस के साथ सबसे पहले जिस व्यक्ति का नाम जुड़ा उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये है डॉक्टर ली वेन लियोंग, ठीक है। तो अब इनके बारे में बात की जाए, ये वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कोरोना वायरस को देखा। देखिए कैसे हुआ था ये। एक्चुअली में ली वेन लियोंग चाइना से एक इंटीग्रेटेड डॉक्टरी का कोर्स कर रहे थे, और जो डिग्री पूरी होने के बाद अगर एग्जाम क्लियर होता है तो उसके थ्रू एथेमोलॉजिस्ट लोग बनते हैं, ठीक। और वो एक ही बहुत ही होनहार स्टूडेंट थे और वो एथेमोलॉजिस्ट वो बन भी गए थे। तो लेकिन अब चाइना की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं कि अगर आपने हमारे यहां कुछ कोर्स अगर किया है तो आप उसे दुनिया के लिए आप उसमें कुछ नहीं करोगे, दुनिया के लिए बेनिफिट्स आप कुछ नहीं दोगे। जो भी बेनिफिट आप दोगे वो केवल और केवल आप चाइना को ही दोगे। तो
वो चाइनीज थे तो वो इस शर्त के लिए तैयार थे। बट क्या हुआ, एक बार की बात है और न्यू ईयर आने वाला था और ये करीब दिसंबर 2019 की ही बात है, ठीक है। तो ये एक लैब में काम कर रहे थे और एपिडेमियोलॉजिस्ट ये जो बने थे तो ये भी वुहान में ही बने थे। और वुहान के बारे में आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस वुहान से ही आया है, ठीक। तो वहां की लैब में जब ये काम कर रहे थे तो इनके कुछ फ्रेंड सर्कल के कुछ फ्रेंड्स थे और वो अचानक बीमार पड़ने लगे थे और इनका उनके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। तो चाइनीज गवर्नमेंट को इन्होंने एक रिपोर्ट भेजी कि ऐसा लगता है कि 2003 में जो सार्स टाइप का एक वायरस जो डेवलप हुआ था 2003 में, उसी तरीके का कोई वायरस फिर से आ गया है, ठीक। और सार्स का फुल फॉर्म आपको याद रखना बहुत जरूरी है। सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। ये आपका होता है सार्स, ठीक। और सार्स की फैमिली में लगभग 100 टाइप के कोरोना वायरस होते हैं। सार्स की फैमिली में 100 टाइप के कोरोना वायरस होते हैं। उनमें से 6 टाइप के जो कोरोना वायरस होते हैं वो इंसानों को अफेक्ट करते हैं। जो 6 टाइप के जो कोरोना वायरस होते हैं इंसानों को अफेक्ट करते हैं। तो जो 6 कोरोना वायरस थे वो जानकारी में थे, लेकिन अभी जिसके थ्रू बीमारी हमें कोविड-19 मिलती है उसके बारे में कोई एक निश्चित जानकारी नहीं थी। और ये वायरस बिल्कुल नया है और नया है इसीलिए इस वायरस को हम कहते हैं नोवल कोरोना वायरस, ठीक है। तो ये जो आपका जो 7वीं वैरायटी का जो कोरोना वायरस है इसे हम बोलते हैं नोवल कोरोना वायरस। नोवल कोरोना वायरस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नया है, ठीक है, ठीक। अब चलिए, अब कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ टर्म्स होंगे उन पर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। कुछ जो आपके वर्ड्स होंगे जो आपके करंट अफेयर्स में भी काम आएंगे और आपके इंग्लिश में भी इसके वर्ड्स आपके पूछे जा सकते हैं वो। अब थोड़ी सी बात इस बात पर कर लेते हैं कि कोरोना वायरस को कोरोना वायरस ही क्यों कहते हैं। तो देखिए, ये जो आपके सामने जो फिगर बना है, ये आपका जो फिगर दिखाई पड़ता है ये आपका कोरोना वायरस का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। तो माइक्रोस्कोप से जब देखा जाता है तो ये उसमें रेड कलर के क्राउन्स होते हैं, ठीक। और माइक्रोस्कोप कौन सा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। साधारण दूरबीन से देखा जाएगा तो महीने भर में भी नहीं दिखाई देगा कोरोना वायरस, ठीक। तो ये आपके क्या होते हैं? ताज जैसे इसमें लगे होते हैं, ठीक। और ताज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ताज को इंग्लिश में हम बोलते हैं क्राउन, ठीक है। और क्राउन को हम बोलते हैं लैटिन में कोरोना, ठीक। क्राउन को हम लैटिन में हम बोलते हैं क्या? लैटिन भाषा में हम बोलते हैं कोरोना, ठीक। और ये एक किस्म का वायरस है तो हम इसको कहते हैं कोरोना वायरस, ठीक। चलिए अब हम लोग उस पर ध्यान देंगे जो इस पर रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स है उस पर हमें ध्यान देना है। चलिए देखते हैं। इन टर्म्स पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो अब देखिए, हम कोरोना वायरस से रिलेटेड काफी सारे टर्म्स पढ़ चुके हैं। आइसोलेशन पढ़ चुके हैं, क्वारंटीन पढ़ चुके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग पढ़ चुके हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब क्या है? न्यूज़पेपर के थ्रू और टीवी चैनल्स के थ्रू
हम लोगों ने सुना है। ठीक, तो ये टर्म्स होते हैं, इनका क्या मतलब होता है, क्या एग्जैक्टली मीनिंग होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक, तो आइसोलेशन, तो दोस्तों आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति अगर सही में बीमार है, अगर कोई व्यक्ति सही में बीमार है तो वो सोशली उसको कट लेना चाहिए, लोगों से अलग थोड़ा सा रहना चाहिए। और आइसोलेशन में क्या है कि आइसोलेशन में वही व्यक्ति होता है जो निश्चित रूप से बीमार होता है, और निश्चित रूप से जब बीमार होगा तो वो व्यक्ति कहां रहेगा, उसकी जगह कोरोना वार्ड में ही होगी। ठीक, और उसका इलाज भी किया जाएगा। इलाज के दौरान अगर ठीक हो जाएगा तो कुछ दिनों के लिए वो क्वारंटीन वाली स्थिति में रहेगा। क्वारंटीन का मतलब यह है कि आपका अभी अभी इलाज खत्म हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आपके शरीर में वायरस पहले से हो, लेकिन बट आपका इलाज हुआ है, तो इलाज के दौरान आपके इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग हो गया है, तो आप तो शायद उससे प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन आप जिससे मिलेंगे वो प्रभावित हो सकता है। तो उसके बाद आता है क्वारंटीन। और आइसोलेशन का मतलब यह होता है कि जब व्यक्ति बीमार है तो उसे लोगों से अलग थलग रहना चाहिए, और उसकी जो सटीक जगह होती है वो कोरोना वार्ड में ही होती है। ठीक, अब पढ़ते हैं क्वारंटीन। तो देखिए, क्वारंटीन वर्ड का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति विदेश यात्रा करके लौटा हो। ठीक, तो विदेश यात्रा करके जब लौटा होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि रेलवे स्टेशन से तो विदेश में नहीं आएगा, वैसे आने को आदमी नेपाल से भी आ सकता है, लेकिन एयरपोर्ट में क्या होता है, थर्मल स्क्रीनिंग उनकी की जाती है। क्या होता है कि वो हाथ में गन जैसी लिए रहते हैं, तो गन जैसी जो लिए रहते हैं उसका मतलब ये होता है कि वो दूर से वो क्या करती है कि वो टेम्परेचर नाप लेती है। टेम्परेचर थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके वो जो मशीन होती है वो क्या करती है, आदमी का टेम्परेचर नाप लेती है। और थर्मामीटर में हम क्या करते हैं, थर्मामीटर में हम करते ये है कि इंसान के मुंह में डालते हैं, थर्मामीटर मुंह में डालते हैं और पता चल जाता है कि बीमार है आदमी या नहीं बीमार है। लेकिन ये केस चल रहा है, ये जो केस है, जो दौर चल रहा है, ये दौर चल रहा है कोरोना वायरस का। तो अगर मुंह में डाल के चेक करेंगे तो फिर तो क्या होगा, जिसको कोरोना वायरस नहीं होगा वो भी कोरोना वायरस से इंफेक्शन पा जाएगा। तो इसलिए थर्मल स्क्रीनिंग में क्या करते हैं कि दूर से चेक कर लेते हैं कि भाई आदमी को बुखार है कि नहीं। अगर बुखार है तो फिर उसको एयरपोर्ट से उसको जाने की अनुमति नहीं होती है, एयरपोर्ट से उसको बाहर निकलने की अनुमति उसको नहीं दी जाती है। ठीक, ये आपका क्वारंटीन होता है। ठीक, क्वारंटीन वाली स्थिति में क्या होता है कि अगर आप विदेश यात्रा करके लौटे हैं और आपके शरीर में अगर कोई भी सिम्टम्स नहीं है तो भी आपको सोशली दुनियादारी से अलग रहना है, आपको लोगों से थोड़ा अलग रहना है कुछ दिनों के लिए। क्वारंटीन का कुछ पीरियड होता है, कई कई जगह पर ये 14 दिन का भी पीरियड होता है और कुछ कुछ जगह पर ये 28 दिन का भी पीरियड ये रहता है। ठीक, तो क्वारंटीन का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति है वो संदेह की स्थिति में है कि इसके शरीर में कोरोना वायरस हो सकता है, लेकिन आइसोलेशन में वही व्यक्ति होता है जो सच में बीमार होता है कोरोना वायरस की वजह से। ठीक, एक बार मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं कि क्वारंटीन में इंसान शक के दायरे पे रहता है कि ये बंदा बीमार है, लेकिन आइसोलेशन में बंदा सच में बीमार होता है। ठीक, अब सोशल डिस्टेंसिंग, मेरे ख्याल से इस वर्ड को अगर सटीक तौर पे लिखें तो ये होना चाहिए फिजिकल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि फिजिकल डिस्टेंसिंग में क्या है कि जब ये महामारी जब फैल रही है तो लोगों को एक डिस्टेंस मेंटेन करके रहना चाहिए। ठीक, करीब 2 गज का फासला रखना चाहिए, बहुत ज्यादा हाथ नहीं मिलाना चाहिए, गले में हाथ डाल के नहीं घूमना चाहिए, और कुछ भी एक्टिविटीज जो भीड़ वगैरह जो लोग लगाते हैं वो भी नहीं करना चाहिए। ठीक, तो ये आपका सोशल डिस्टेंसिंग
सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का मतलब यह है कि जो दो लोग हैं उनकी बॉडी का आपस में ज्यादा मिलन नहीं होना चाहिए। ठीक, जो दो बॉडीज को यानी कि ह्यूमन बॉडीज को दूर दूर रहना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का यही मतलब है। ठीक, अब बात करते हैं पैंडेमिक। तो पैंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी। ठीक, तो वैश्विक महामारी ये पहली बार नहीं है। अगर बात करें तो 100 साल पहले भी एक बीमारी आई थी, स्पेनिश फ्लू नाम की एक बीमारी आई थी, और जिसमें भारत देश से 1.5 करोड़ लोगों का सफाया हो गया था। मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि ऐसा सफाया कोरोना वायरस की वजह से ना हो। ठीक, पूरी दुनिया में 5 करोड़ लोग मरे थे और 1.5 करोड़ लोग भारत में मरे थे। ठीक है, तो पैंडेमिक का अर्थ होता है वैश्विक महामारी। अगर कोई बीमारी एक शहर या देश तक ही सीमित रह जाती है तो उसको हम कहते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक यानी कि महामारी। एपिडेमिक महामारी का मतलब यह है कि वो एक देश या पर्टिकुलर एरिया, मोहल्ला या एक शहर तक ही सीमित रहती है। जैसे चाइना में कुछ भी केस घटित अगर हो जाता है तो चाइना इसके बारे में दुनिया को कुछ बताता नहीं है। 2003 में सार्स नाम का एक वायरस डेवलप हुआ था। सार्स नाम का एक वायरस डेवलप हुआ था और ये चाइना तक ही सीमित रहा था। और चाइना के बाहर नहीं निकला था। तो मैं इससे जो होने वाली जो बीमारी है, सार्स के थ्रू जो फैलने वाली बीमारी है, इसको मैं बोलूंगा एपिडेमिक। ठीक, क्यों? क्योंकि ये चाइना के बाहर बीमारी नहीं निकल पाई थी। और अब आप कोरोना वायरस के बारे में अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस ने तो भाई पूरी दुनिया में अपना कहर बरपा रखा है। इस समय 193 देश इस बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं। तो इस वजह से इसको बोलते हैं वैश्विक महामारी। वैश्विक महामारी क्या है कि एक कंट्री या एक किसी जगह से निकल करके पूरी दुनिया में फैल जाए तो उसको हम बोलते हैं वैश्विक महामारी। ठीक, पैंडेमिक को हम कहते हैं वैश्विक महामारी। ओके, तो पैंडेमिक पर बात करते समय हमने एपिडेमिक को हमने देख लिया था। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। एपिडेमिक वो महामारी है जो एक शहर या लोकेलिटी या सिर्फ एक कंट्री तक सीमित रहे तो हम इसको कहते हैं एपिडेमिक। और जब ये कंट्री से बाहर निकल के दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे कंट्री, ऐसे करके पूरी दुनिया में जब महामारी फैल जाती है तो उसको हम बोलते हैं पैंडेमिक। ठीक, अब देखिए फोमाइट क्या होता है। फोमाइट होते हैं आपके सस्पिशियस ऑब्जेक्ट। सस्पिशियस यानी जिन पर हमको संदेह है। अब जैसे क्या है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी में कुछ लोग काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, दरवाजा होता है। ठीक, दरवाजे में एक होती है डोर नॉब यानी कि कड़ी। तो क्या करते हैं कि उसको ओपन करके कई सारे लोग जाते हैं और कई सारे लोग जब बार बार उसको टच करते हैं और संक्रमित आदमी भी उसको टच करता है और जब ये बीमारी आपके हाथ में आ जाती है तो हाथ में जब वायरस पहुंच जाता है आपके, तो फिर आप क्या करते हो, मुंह में हाथ लगाते हो और आंख में भी हाथ लगाते हो और जगह जगह पर भी आप हाथ लगाते हो। ह्यूमन की एक टेंडेंसी होती है कि अगर आदमी 1 घंटे अगर किसी सिचुएशन में रहता है तो अगर कुछ सोच विचार अगर उसके दिमाग में चल रहा होता है तो 1 घंटे में कम से कम 10 से 12 बार वो अपने मुंह पर हाथ लगाता है। और मुंह पर हाथ लगा रहा है, वायरस पहले से आपके हाथ में मौजूद है और उसके बाद आपका क्या होगा, वो वायरस आपके मुंह में आ जाएगा और मुंह में आने के बाद वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, आपके फेफड़ों को वो फिर वायरस प्रभावित करेगा। ठीक है, तो फोमाइट आपके सस्पिशियस ऑब्जेक्ट होते हैं। और कई बार क्या होता है कि घर में एक टीवी रिमोट होता है, तो टीवी
टीवी रिमोट को यूज करते समय क्या होता है कि एक ही टीवी रिमोट को कई सारे लोग जब इस्तेमाल करते हैं और उनमें से कोई बीमार पर्सन अगर उसको सही में संक्रमण है और वो रिमोट लेकर के हाथ छी भी कर देता है, तो फिर क्या होता है, उस टीवी रिमोट पर बहुत सारे कोरोना वायरस उसमें आ जाते हैं। और स्कूल वगैरह में जैसे मान लीजिए कि स्कूल में अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है और वाटर कूलर को बार बार प्रेस किया जा रहा है, वाटर कूलर का जो नल है उसे बार बार प्रेस कोई कर रहा है, और उसी को जब कई लोग उस वाटर कूलर के नल को प्रेस करते हैं, तो अगर किसी उसको संक्रमित आदमी ने अगर छुआ है तो वो वायरस क्या होता है, उनके हाथ में आ जाता है, हाथ से फिर उनके मुंह में आ जाता है। तो फोमाइट वो क्या होते हैं, सस्पिशियस ऑब्जेक्ट होते हैं जो जिनमें वायरस के बैठे होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी पाई जाती है। ठीक, अब ये R0 क्या होता है? R0 एक टर्म होता है, जैसे मान लीजिए कि बीमारी है, ठीक, बीमारी है और एक व्यक्ति ने एक आदमी को संक्रमित किया, फिर उसके बाद एक आदमी को संक्रमित किया, उसके बाद एक आदमी को संक्रमित किया, ठीक, और इससे भी बनने वाली चेन ने केवल एक आदमी को संक्रमित किया, ठीक, तो इसमें R0 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। ठीक है, और एक आदमी अगर दो को संक्रमण देता है और ये दो आदमी क्या करते हैं, फिर से दो आदमियों को संक्रमण देते हैं और ये एक आदमी भी दो आदमियों को संक्रमण देता है, तो इस केस में आपका R0 हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, और बट जो महामारी जो फैल रही पूरी दुनिया में, जो महामारी जो फैल रही है, तो उसमें जो R0 की जो वैल्यू है वो लगभग 2 और 3 के बीच में है। ठीक, और 2.33 इसकी वैल्यू है। आपको लग रहा होगा कि ये R0 की जो वैल्यू है ये बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत कम नहीं है, ये काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि एक आदमी से दो लोगों को मिल रहा है, फिर दो लोग दो आदमियों को संक्रमण दे रहे हैं, और फिर ऐसे कर करके ये जो महामारी है ये आगे बढ़ती ही जा रही है, फैलती ही जा रही है। तो जो टर्म है हमारा लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, और लॉकडाउन है आपका टर्म, सोशल डिस्टेंसिंग है, ये टर्म्स इसीलिए अप्लाई किए जाते हैं क्योंकि इनका जो उद्देश्य होता है इस R0 से ही लड़ने के लिए ही ये टर्म्स को फॉलो किया जाता है कि आप कहीं पर भी रहेंगे, भीड़ नहीं लगाएंगे, आप फेस मास्क पहनेंगे और आप दो लोगों से ज्यादा मिले जुलेंगे नहीं, किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे। तो इसकी जो लड़ाई होती है, जो इससे जो पूरी दुनिया की जो लड़ाई है, इस R0 को कम करने के ही लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। अगर लॉकडाउन रहेगा तो क्या होगा कि सभी लोग अपने घरों में रहेंगे, कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, तो क्या होगा कि जो वायरस है, वायरस चैन बनने वाला रूप नहीं ले पाएगा। ठीक, वायरस या तो घर में अगर कोई होगा तो संक्रमण से वो खुद तो मर सकता है, लेकिन दूसरे को संक्रमण प्रदान नहीं कर सकता है। तो अगर व्यक्ति खुद मर जाता है तो क्या होगा, जो वायरस की जो चैन है वो क्या हो जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक हो जाएगी अगर चैन, तो क्या हो जाएगा कि महामारी के अस्तित्व के समाप्त होने की संभावना भी देखी जा सकती है यहां पर। ठीक, अब देखिए इंक्यूबेशन पीरियड वो टाइम होता है जिसमें व्यक्ति की बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं, और इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 14 दिन का जो टाइम होता है, इसमें व्यक्ति के अंदर बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से मुझे अब जरूरत नहीं है लॉकडाउन के बारे में बताने की, क्योंकि लॉकडाउन का क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग है इसका, ये आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि लॉकडाउन में ही तो बहुत सारा समय गुजारा है, 2 से 2.5 महीने का समय लॉकडाउन में ही बीता है। तो लॉकडाउन का हिंदी में अर्थ होता है समस्त बंदी। देखिए, जब कोई भी महामारी जब फैल रही होती है तो क्या होता है कि सारी दुकानें,
घर से निकलना, जाना, बाहर जाना, निकलना, ये सब कुछ लगभग बंद हो जाता है। नहीं तो क्या होता है, 99% केसेस में मिनिमाइज हो जाता है। अब भाई क्या है कि कुछ चीजें खुली रहती है और उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहता है। जैसे जब हमारे यहां जब लॉकडाउन लगा था, तो 2 से 2.5 महीने का जब लॉकडाउन लगा था, तो सिर्फ फल विक्रेता की दुकान और परचून का जो सामान होता है उसकी ही दुकानें खुली थी। बाकी ये फास्ट फूड वगैरह सब कुछ बंद हो गया था। मतलब ऐसी चीजें उसमें रहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा फिजिकल डिस्टेंसिंग उसमें हो सके। ठीक, तो लॉकडाउन में समस्त बंदी इसलिए की जाती है ताकि लोगों को एक दूसरे के टच में आने का जड़ अगर कोई भी कारण है तो वो कारण खत्म हो सके, समाप्त हो सके। इसीलिए क्या होता है कि उसमें ऑफिसेस भी बंद किए जाते हैं, स्कूल अभी तक बंद है, आप लोग देख रहे हैं। लॉकडाउन हालांकि हमारे देश में खुल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी स्कूल अभी भी बंद है, स्कूल अभी तक नहीं खुले हुए हैं। ठीक, तो लॉकडाउन का अर्थ होता है समस्त बंदी। समस्त बंदी का मतलब यह है कि अगर बहुत 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 विशेष काम है तभी कोई घर से एक पर्टिकुलर कोई व्यक्ति बाहर निकला, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ही बाहर निकलना चाहिए। और बाहर अगर कोई गया है तो वापस आता है तो उसे सैनिटाइजर से या साबुन के थ्रू अपने हाथ धो लेना चाहिए। और बहुत ज्यादा अगर जरूरत है तो फिर उसे नहा भी लेना चाहिए, चाहे दिन में 2 बार वो पहले से नहा के बैठा हो, लेकिन अगर बाहर गया है तो बाहर से आने के बाद उसे नहा लेना चाहिए। ऐसा महामारी के दौर पे कहा जाता है। देखिए, आप जितना साफ सफाई रखेंगे आप अपने शरीर की, महामारी के समय में आप उतना ज्यादा आप सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई लॉकडाउन की बात। लॉकडाउन का अर्थ होता है समस्त बंदी। ठीक है, एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक क्या होता है, लक्षण विहीन व्यक्ति। लक्षण विहीन व्यक्ति। एसिम्टोमेटिक व्यक्ति वो होते हैं कि वो बीमार तो होते हैं लेकिन वो लक्षण उनके अंदर नहीं दिखाई देते हैं। थर्मल स्क्रीनिंग जब उनकी की जाएगी तो उनका टेम्परेचर नहीं सामने आएगा, उन्हें बुखार नहीं होगा, उन्हें सूखी खांसी भी नहीं होगी, उनके पेट में असहनीय दर्द भी नहीं होगा और कोरोना वायरस से संबंधित कोई भी लक्षण उनके अंदर दिखाई नहीं देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बीमार नहीं है, वो बीमार होते हैं। वो बीमार होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब एसिम्टोमेटिक व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए, कोरोना वायरस से इंफेक्शन पाकर यहां पर 3 व्यक्ति हैं। ठीक, और 3 व्यक्ति में ये दोनों नीले वाले जिन्हें मैंने पूरा नीला रंग भर रखा है, ये दोनों व्यक्ति क्या है, बीमार हैं। ठीक, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये इनके टच में आया। ठीक, ये दोनों व्यक्ति आपस में टच में आए और ये व्यक्ति बीमार थे और टच में आने से पहले ये जो व्यक्ति है ये पहले बीमार नहीं था, लेकिन इसका टच पा करके ये बीमार हो गया। लेकिन बीमार हो गया तो बीमार इस तरीके से हुआ कि बीमारी के लक्षण ही व्यक्त नहीं कर पा रहा है। अब इस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि मेरे अंदर कोरोना वायरस है और मैं बीमार हूं, तो इस व्यक्ति ने क्या किया, ये दूसरे के पास गया, उसको बीमार कर दिया और अभी भी इसके अंदर लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। कानपुर में कहा जाता है, मैं खुद कानपुर से बिलोंग करता हूं, कानपुर में 80% व्यक्ति एसिम्टोमेटिक व्यक्ति है, यानी लक्षण ना शो करने वाले, सिम्टम्स उनके अंदर दिखाई नहीं देने वाले ऐसे 80% लोग कानपुर में हैं। ठीक, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि अगर बीमार है तो कभी ना कभी तो भाई इसका असर दिखाई देता है, क्योंकि भाई हम न्यूज़पेपर में और टेलीविजन के माध्यम से हम काफी जानकारियां हमने देखी है, तो उसमें कोरोना वायरस से मरने वालों में 26 साल वाले व्यक्ति भी हैं और 56
53 साल वाले भी व्यक्ति हैं और जो लोग 60 साल से ऊपर हैं उनमें से भी कुछ व्यक्तियों की मौत हुई है। तो ऐसा नहीं है कि जो यंग लोग होते हैं कोरोना वायरस उन्हें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर कुछ खराब आदतें हैं तो उसकी वजह से मौत हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि कोरोना वायरस अगर है तो कोरोना वायरस अगर आपके शरीर में है तो आपको कभी ना कभी आपको अस्पताल जाना जरूर पड़ेगा। आपका जो इलाज है वो अस्पताल जा करके ही ठीक हो सकता है। बिना दवाई लिए बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के आप ठीक नहीं हो सकते हैं इस बीमारी में। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि जो बहुत ज्यादा हाई इम्यून सिस्टम वाला जो व्यक्ति होगा, अब उसको मरने में, अगर जैसे मान लीजिए कि एक नॉर्मल आदमी है जिसकी 70 से 75 साल की उम्र है, ठीक, तो उसको मरने में अगर इस बीमारी से संक्रमण प्राप्ति के बाद अगर मरने में उसे 6 से 8 महीना लगता है, तो हो सकता है कि भाई जो 26 साल का व्यक्ति है अगर उसने कभी इलाज नहीं कराया तो हो सकता है कि वो 2 साल तक तड़पता रहे और 2 साल बाद उसकी डेथ हो। ठीक है, तो एसिम्प्टोमेटिक का मतलब यही होता है लक्षण विहीन व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जो बीमार होते हुए भी लक्षण नहीं स्पष्ट करते हैं, वही क्या होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। अब देखिए थर्मल स्क्रीनिंग पर बात पहले भी थोड़ी हो चुकी थी। तो थर्मल स्क्रीनिंग में क्या होता है, एक गन जैसी मशीन होती है और वो क्या होती है, वो आपका टेम्परेचर नापती है। ठीक, एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, जो टेम्परेचर नापती है और टेम्परेचर के थ्रू, और जब वो टेम्परेचर नापती है तो वो सिर्फ ये बताती है, सिर्फ इस बात को स्पष्ट करती है कि आपके शरीर में बुखार है या नहीं है। अगर आप बुखार से पीड़ित है तो आप शक के दायरे में आते हैं। अगर आपको बुखार ही नहीं है तो फिर आप उस शक के दायरे से बाहर है। देखिए कोरोना वायरस के जितने भी मरीज पाए गए हैं, तो क्या होता है, कुछ के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोरोना वायरस से रिलेटेड अगर 10 टाइप के सिम्टम्स हैं, ठीक, 10 टाइप के सिम्टम्स हैं, तो अगर मान लीजिए कोई मरीज है तो 10 में से 9 लक्षण स्पष्ट हो रहे हैं। ठीक, दूसरा आदमी है उसको 7 स्पष्ट हो रहे हैं, और तीसरा एक आदमी है उसको 6 स्पष्ट हो रहे हैं, और चौथा एक आदमी है उसको 5 लक्षण स्पष्ट हो रहे हैं। लेकिन बुखार एक ऐसा लक्षण है जो हर कोरोना वायरस के मरीज में होता है। अगर बुखार है तो वो कोरोना वायरस के संदिग्ध होने की श्रेणी में आता है। ठीक, तो लक्षण इसमें कई सारे लक्षण होते हैं कि अब जैसे मान लीजिए कि किसी को भाई सूखी खांसी नहीं आ रही है और किसी को जुकाम नहीं है, ठीक, तो इस तरीके के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। किसी के पेट में कम दर्द होता है, किसी के पेट में ज्यादा दर्द होता है, या किसी के पेट में दर्द नहीं होता है। तो इस तरीके के लक्षण होते हैं। लेकिन जो बुखार वाला जो लक्षण होता है, ये हर कोरोना वायरस से इंफेक्शन प्राप्त किए हुए व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब फैटेलिटी रेट, तो फैटेलिटी रेट के बारे में अगर बात करेंगे तो फैटेलिटी रेट आपका होता है डेथ्स डिवाइड बाय केसेस इनटू 100। हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डेथ्स को लेते हैं और जो टोटल जो आए हुए केसेस होते हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं, तो हमें ये मिल जाता है फैटेलिटी रेट। इंडिया में अगर देखा जाए तो जो फैटेलिटी रेट है वो बहुत कम है। तो क्या लगता है कि ये सच में ऐसा है या नहीं है? क्योंकि दरअसल में क्या है, इंडिया में जो डेथ्स हो रही हैं, अगर अस्पताल में मर रहा है तो वो कोरोना वायरस से मरे हुए व्यक्ति की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर कोई मौत अगर अस्पताल के बाहर हो रही है तो वो कोरोना वायरस से इंफेक्शन प्राप्त होने के बाद मरने की श्रेणी में वो नहीं आता है। तो ये कारण है। अब न्यूज़पेपर देखते हैं तो न्यूज़पेपर में दिल्ली में जो नंबर ऑफ डेथ्स है वो करीब 800-900 के समथिंग बताई जा रही हैं। और लेकिन कुछ लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि जितने आंकड़े मौत के दिखाए जा रहे हैं
उससे 1.5 गुना 2 गुना लोगों का तो अंतिम संस्कार किया जा चुका है कोरोना वायरस की वजह से। तो दिल्ली में थोड़ा सा हेर फेर है, कोई बता रहा है, कोई जो न्यूज में और न्यूज़पेपर में जो लिख करके आता है वो करीब 800 से 900 के समथिंग आंकड़ा आता है। अब ये जो आंकड़ा है ये पर्टिकुलर मैं किसी जिस दिन मैं इसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूं उस दिन में जो मैंने पेपर में जो आंकड़ा पढ़ा है मैं उसको बता रहा हूं। लेकिन कुछ जो वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी लोग हैं वो इस बात का दावा करते हैं कि दिल्ली में मौतों का आंकड़ा करीब 2,500 के समथिंग है, जबकि न्यूज़पेपर हमें जो आंकड़ा बता रहा है वो 800 से 900 का आंकड़ा हमको बता रहा है। ठीक, तो ये आपका होता है फैटेलिटी। खैर उसके बारे में हमें क्या ही चर्चा करना, हमें तो भाई फैटेलिटी रेट का मीनिंग हमें जानना है कि फैटेलिटी रेट क्या होता है। तो फैटेलिटी रेट होता है डेथ्स डिवाइड बाय केसेस। और अगर बात करें इंडिया में, अगर केसेस की बात की जाए तो केसेस जो आ रहे हैं वो अब जो आने लगे, जब इंडिया ने इटली, इंग्लैंड, स्पेन जैसे बड़े बड़े देशों को जब कोरोना वायरस से ओवरटेक किया है, कोरोना वायरस के नंबर ऑफ केसेस में ओवरटेक किया है, तो जो केसेस आ रहे हैं वो 10,000 के समथिंग आ रहे हैं। अब डे बाय डे जो इंडिया में जो केसेस आ रहे हैं वो रशिया से ज्यादा आ रहे हैं, ब्राजील और अमेरिका से कम आ रहे हैं, लेकिन रशिया से डे बाय डे केस ज्यादा आ रहे हैं। तो लेकिन अब इंडिया में जितनी जनसंख्या है, इंडिया में पॉपुलेशन है 127 करोड़ की, और 127 करोड़ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया को जो डेली टेस्टिंग करनी चाहिए 10 लाख के समथिंग टेस्टिंग करनी चाहिए। और 10 लाख के समथिंग अगर टेस्टिंग होगी, 10 लाख टेस्टिंग अगर होगी तो मेरे ख्याल से फिर 50,000 केसेस डेली आया करेंगे। लेकिन जो टेस्टिंग हो रही है वो करीब 1,10,000, कभी 1,20,000, कभी 1,50,000 के समथिंग हो रही है। तो जो नंबर ऑफ केसेस जो हमें मिल रहे हैं वो 10,000 के समथिंग में केसेस हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे टर्म्स जो लिखे थे। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, तो देखिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मीनिंग क्या होता है, केस जिसको ट्रेस किया जाए, यानी कि कोई कोरोना का कोई केस आए और उसे ट्रेस करा जा सके, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। तो अगर मान लीजिए किसी को संक्रमण एनआरआई के थ्रू मिलता है तो उसे तो ट्रेस किया जा सकता है, बट अगर सामुदायिक स्तर पर अगर संक्रमण पाया जाए, यानी कि कम्युनिटी ट्रांसफर अगर हो तो जो केस है वो ट्रेस नहीं किया जा सकता। और इंडिया में आईसीएमआर एक संस्था है, उसने अभी भी दावा किया है कि इंडिया में सामुदायिक स्तर पर संक्रमण नहीं है, यानी कम्युनिटी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि जो 10,000 केस जो 3 दिन से लगातार आ रहे हैं, तो आईसीएमआर तो उनको ट्रेस करके बैठा होगा। मतलब सीधी सी बात यह है कि यार जो झूठ है शर्म में नहीं आ रही है उसको बोलने में। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का सीधा सा मीनिंग यही होता है कि केस जिसको ट्रेस करा जा सके उसे ही हम उसकी कैटेगरी में डालते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में। देखिए जब किसी व्यक्ति को संक्रमण आता है, जब किसी व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस अगर जाता है तो किसके थ्रू फैला है कोरोना वायरस, इसका पता लगाया जा सके तो इसे ही हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। ठीक है, और मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर। तो मृत्यु दर आपकी 2 टाइप की होती है, एक आपकी होती इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और एक आपकी होती चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। ठीक, तो मोर्टेलिटी रेट में क्या होता है, प्रतिवर्ष प्रति 1000 में मरने वालों की संख्या को हम बोलते हैं मृत्यु दर। प्रति वर्ष प्रति 1000 में मरने वालों की जो संख्या होती है उसे ही हम बोलते हैं मोर्टेलिटी रेट। अब देखिए ये इन्फेंट और चाइल्ड, ये क्या टर्म है। इन्फेंट में वो बच्चे जिनकी उम्र 0 से 1 वर्ष के बीच में होती है, अगर वो मरते हैं प्रति 1000 में
तो इसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में क्या होता है, 0 से 4 वर्ष के बीच में अगर बच्चे प्रति 1000 में मरते हैं तो इसको हम बोलते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। और अब हम बात करते हैं पीक पर। तो पीक के लिए मैं थोड़ा सा इसका फिगर बना करके मैं बात करूंगा इस पे। ओके, तो पीक के बारे में अगर बात की जाए तो देखिए, कोई महामारी अगर फैली हुई है, ठीक, कोई महामारी अगर फैल रही है तो वो क्या है, वो टाइम के साथ बढ़ती जाएगी और एक पॉइंट पर आकर के रुक जाएगी। ठीक, एक पॉइंट पर आकर के रुक जाएगी। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं चरम बिंदु। ठीक, इसी को हम बोलते हैं पीक। फिर उसके बाद जो महामारी का जो उतार है वो दिखाई देने लगता है। जैसे देखा जाए तो इटली और स्पेन में पीक आ चुका है। डे बाय डे वहां पर केसेस कम होते जा रहे हैं। और देखिए, जो पीक का जो ग्राफ है ये डेथ के भी साथ बनाया जा सकता है और नंबर ऑफ केसेस के साथ भी बनाया जा सकता है। और दोनों ही केस में दोनों ही ग्राफ ये क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। चाहे आप केसेस और टाइम को लेकर के आप ग्राफ बना लीजिए, या डेथ्स और टाइम को लेकर के आप इस ग्राफ को प्लॉट कर लीजिए। दोनों ही केसेस में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि सीधी सी बात यह है, जितने ज्यादा केसेस आएंगे उतनी ही ज्यादा डेथ्स भी बढ़ जाएंगी। ठीक, तो पीक का मतलब यह है कि कोई महामारी अगर बढ़ रही है और एक जगह पर आकर के रुक जाए, फिर उसमें नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ डेथ्स अगर कम होने लगे तो क्या होता है, उसमें उतार आने लगता है। पहले महामारी एक चरम बिंदु तक चढ़ रही होती है, फिर उसके बाद उसमें उतार आने लगता है। तो जब चरम बिंदु पर जब महामारी पहुंच जाती है तो उसी को हम बोलते हैं पीक। ठीक, पीक का मतलब होता है चरम बिंदु। ठीक, चरम बिंदु या मैक्सिमम। ठीक, यानी कि कोई महामारी जब अपना मैक्सिमा अटेन कर दे और उसके बाद धीरे धीरे अगर वो कम हो रही है तो उसके पहले जहां तक वो मैक्सिमम पहुंच चुकी है वही उसका क्या हो जाता है, वही उसका पीक हो जाता है। और उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद उसमें उतार आने लगता है। जैसे अमेरिका में अगर डेथ्स को लेकर के बताया जाए तो एक बार अमेरिका में 12 घंटे के अंदर 4000 से ज्यादा मौतें में, मतलब जब रॉयल लैब स्टैट्स ने अपना डेटा अपलोड किया था तो रॉयल लैब स्टैट्स में जब अमेरिका का डेटा जब अपलोड हुआ था तो उसमें 4000 मौतें एक साथ उसमें दिखाई दी थी। तो उसके बाद कभी एक दिन में 4000 मौतें अमेरिका में नहीं हुई। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वहां पर मौतों पर पीक आ चुका है, लेकिन केसेस पर अभी पीक नहीं आया है। केसेस जो है वो डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका भाई सबसे ज्यादा विकसित देश है और अमेरिका का जो इलाज है वो नंबर 1 पर है। अगर मेडिकल फैसिलिटी के मामले में अमेरिका का आकलन किया जाए तो वो नंबर 1 पे है। तो इसलिए वो अपने यहां मरीजों को मरने नहीं दे रहा है। तो इसलिए वहां पर जो पीक था, जो मैक्सिमम पीक था, वो 4000 मौतों पर आकर के रुक गया था और उसके बाद उसमें उतार आने लगा था। और इटली और स्पेन में अगर देखा जाए तो केसेस पे और डेथ्स पे दोनों पर ही पीक आ चुका है। लेकिन अमेरिका में के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो डेथ्स पर तो पीक आ चुका है, लेकिन नंबर ऑफ केसेस डे बाय डे अभी भी वहां पर बढ़ते ही जा रहे हैं। और देखा जाए तो भाई अमेरिका की जनसंख्या तीसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा जनसंख्या है उसकी चाइना की सेकेंड, और चाइना कुछ सही अपडेट्स दे नहीं रहा है। और सेकेंड नंबर पे है इंडिया की और तीसरे नंबर पर है अमेरिका की। तो अमेरिका की भी जो जनसंख्या है वो 33 करोड़ के समथिंग है। तो वहां पर पहले जो केस थे वो 30,000 के समथिंग आया करते थे। बट अब क्या है, अब के समय में जो केसेस आ रहे हैं वो 19,000, 18,000, 17,000 इस तरीके से केसेस वहां पर आ रहे हैं। तो अगर 30,000 को देखा जाए और अब 19,000 को देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि वहां पर उतार आने लगा है। लेकिन
19,000 डेली का डेली 19,000 केस आना भी बहुत ज्यादा होता है। तो अगर यहां पर उतार अगर आ रहा है और उसमें 19,000 केस हैं, तब भी वहां पर महामारी का प्रभाव समाप्त होने में अभी बहुत समय लगेगा। और इंडिया के बारे में बात की जाए तो इंडिया में अभी पीक नहीं आया है। इंडिया में महामारी अभी चरम बिंदु तक पहुंच रही है। पता नहीं कितना समय लगेगा, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। इंडिया का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से, बस ये यहां पर है और ये धीरे 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 बढ़ता जाएगा। अगर पीक ये जो टॉप पॉइंट पर पहुंची है, इसको एक तरीका है, इसको रोका जा सकता है। अगर जैसे ये टॉप पर इस तरीके से पहुंच करके समाप्त पहुंच रही है पीक, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसको कुछ इस तरीके से हम स्टॉप कर दें। ठीक, महामारी का जो प्रभाव है वो यहां पर हम इस तरीके से स्टॉप कर दें, और इस स्थिति को हम कहते हैं फ्लैटन द कर्व। इसको हम बोलते हैं फ्लैटन द कर्व वाली स्थिति हम कहते हैं इसको। ठीक है, तो कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स थे मैं उनको एक्सप्लेन आपको कर चुका हूं। अगर कोई वर्ड ऐसा है जो आपकी नजर में है और मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो प्लीज कमेंट में मुझे भेजिए और मैं उनका भी जवाब दूंगा। और प्लीज अगर मेरा काम